दोस्तों हमारा 18 फरवरी को कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। तो हम इतिहास विषय की अब अच्छे से लगातार तैयारी करने वाले हैं और क्रम से दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। जैसे मैंने आपको वह प्लानिंग बताया था, उसी प्लानिंग से अनुसार हमें क्या है अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब सबसे पहले हम 2 अंकी वाले कवर करेंगे, फिर 3 अंकी वाले, फिर 4 अंकी वाले और 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी जो प्रश्न उत्तर बताने के साथ साथ मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ बीच भी बताते जाऊंगा और अभी आपका मानचित्र कार्य भी मैं आपको क्या है प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पार्ट 1 रहने वाला है, पार्ट वाइज पार्ट आपको क्या है वीडियो मिलने वाली है और बाकी दोस्तों अब सभी वीडियो आएंगी। इसके साथ ही अभी केमिस्ट्री का पेपर है, बिजनेस स्टडीज का भी पेपर है 18 फरवरी को, तो उसकी भी वीडियो लगातार आएंगी। तो आपको क्या है कंफ्यूजन होगी वीडियो देखने में, तो आपको क्या करना है अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पे जाकर आपको क्या है अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की सभी वीडियो मिल जाएंगी, तो वहां से वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो शॉर्ट टाइप बताऊंगा, लॉन्ग टाइप बताऊंगा, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, ओके, तो वो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ही बताऊंगा, ताकि आपको क्या है जब पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी हम अब 2 नंबर वाली कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको अध्याय 1 के अध्याय, 2 के अध्याय, 3 के अध्याय, 4 के 2 नंबर वाले बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 4 अध्याय के टोटल में 12 अध्याय हैं, तो एक वीडियो में 4 अध्याय, दूसरी वीडियो में 4 अध्याय, तीसरी वीडियो में 4 अध्याय, से 12 अध्याय में आपको क्या है 2 नंबर वाले हो जाएंगे। फिर आपको 2 वीडियो में 3 नंबर वाले कवर करा दूंगा, 2 वीडियो में 4 नंबर वाले कवर करा दूंगा। फिर मानचित्र कार्य भी आपको करा दूंगा और वस्तुनिष्ठ भी हम क्या प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं? तो याद रख लीजिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आपका बात करें इतिहास में, मैं इतिहास में बात करें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, हाई चांस रहते हैं अधिकतम आने के, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 2022 के, 2023 के, 2024 के क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ना है। अब 2025 के जो क्वेश्चन है वो 2026 में आ जाए, वो कम चांस है, लेकिन 2022, 23, 24 के आपके आ सकते हैं। ओके, और उनमें भी कौन से आने हैं वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान बताते जाऊंगा। तो फायदा उन्हीं को मिलेगा जो मेरे साथ क्या है तैयारी कर रहे हैं। ओके, और मेरे साथ अगर आप तैयारी करें तो अलग से आपको प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कवर कराते ही जाऊंगा। नेक्स्ट ग्रिड पद्धति क्या है? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। ये सभी एकदम प्योर इंपॉर्टेंट है, अभी 2026 में आपके रिपीट हो सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। ग्रिड पद्धति का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित सड़कें व नालियां थी। नगरों में सड़कों और गलियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड पद्धति से किया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से दक्षिण की ओर जाती थी और नगर में अनेक खंडों का विभक्त करती थी। तो ग्रिड पद्धति हमारा क्या है? तो ग्रिड पद्धति को मैंने आपको याद रखना है, आपको ये लाइन मैंने याद रखनी है। नगरों में सड़कों और गलियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड पद्धति से हो जाता है। इस प्रकार से होती, समकोण पर होती थी। किस प्रकार से जो क्या होती है, ये एक सड़क गई है, इस प्रकार से सड़क गई है, जिससे बीच में चौराहा हो गया, तो ये जो पद्धति है वो ग्रिड पद्धति कहलाती थी। जैसे फ्यांस क्या था? फ्यांस क्या है? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। तो फ्यांस घिसी हुई रेत एवं रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए जाने वाला पदार्थ था। इस पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। फ्यांस से बने पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे। इन पात्रों को विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत रखा गया है। विलासिता की वस्तुओं के क्यों अंतर्गत रखा गया है? क्योंकि फ्यांस का जो बनता था बहुत ज्यादा कठिनाई से बनता था, ओके, इसलिए इसे कीमती माना जाता था। कि जो वस्तु क्या है बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बनेगी, तो उसको जो मजदूर बनाने वाला उसकी कीमत भी ज्यादा लेगा, तो ये कीमती होते थे। और ये कीमती जो चीज कीमती है वो क्या है अमीर लोगों की पसंद होती थी, यानी विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत इसे रखा गया है। नेक्स्ट है अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम बताइए जो शिल्प उत्पादन के लिए रूप में जाने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, बालाकोट, नागेश्वर, धौलावीरा आदि शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हड़प्पाई लोगों की कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पाई लोगों की जो कब्रों में क्या क्या मिला? मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन, भांड यानी बर्तन, मृत यानी मिट्टी के बर्तन, शंखों के छल्ले और मनके और आभूषण। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनकों के निर्माण में कौन कौन से पत्थरों का उपयोग होता था? अब 2025 में आ चुका है तो कम ही चांस है आपके, लेकिन कौन कौन से पत्थरों का निर्माण होता था? तो जैसे आपका कार्निलियन है, जेस्पर है, क्वार्ट्ज, स्फटिक, सेल खड़ी जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था।
जैसे हड़प्पाई लोगों के आहार में प्रयुक्त होने वाले खाद्य वस्तुओं के नाम बताइए। तो हड़प्पाई लोग थे अपने आहार में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पाई लोग थे शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थी। इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दालें, फल, सब्जी, दूध व दूध से बने पदार्थ की साथ ही मछली और पशुओं का मांस भी था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से आपको याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कहा जाए, मोहनजोदड़ो की विशेषता कहा है, तो ये आपको क्या है, एक ही बात रहने वाली, तैयार करके रखिएगा। कौन कौन सी विशेषता है, पहले पॉइंट वाइज पॉइंट ये बताया गया है और थोड़ा हल्का सा लॉन्ग टाइप भी कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? रीजन ये कि आपका 2 नंबर में भी हो सकता है, आ जाए 3 नंबर में भी आ जाए, 4 नंबर भी आ जाए, भरोसा नहीं। ओके, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। तो यहाँ विशेषताएं गलियां की बताई गई हैं, जल निकासी प्रणाली की विशेषता है, भवन की और विशाल स्नागार। इन 4 पॉइंटों के माध्यम से इनकी विशेषता बता दी गई है और उनके बारे में वर्णन भी किया गया है। ओके, गलियों किस प्रकार से? तो गलियां भी हमने पढ़ा, गलियां जो बनाई जाती थी वो चौड़ी होती थी, सीधी होती थी और ग्रिड पद्धति से एक दूसरे को समकोण में काटती थी, जिसे हम क्या ग्रिड पद्धति कहते थे। तो गलियां जो सड़कें हैं ग्रिड पद्धति के माध्यम से बनाई जाती थी। जल निकासी प्रणाली, तो मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अति उत्तम थी। सड़कों और गलियों का लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियों सड़कों की दोनों ओर पक्की नालियां बनी हुई थी। तो भवन निर्माण के बारे में दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार, इसमें कपड़े बदलने के लिए कमरे भी हुए थे। सीढ़ियां जलाशय के नीचे सतह पर बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। पानी एक बड़े कुएं से जलाशय में आता था। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक कार्यों में स्नान करने के लिए भी किया जाता था। तो ये दी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं या मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। ओके, 4 मैंने विशेषता बता दी, 2 आए तो 2 पॉइंट में लिख दिया, 3 आए तो 3 पॉइंट में, 4 आए 4 पॉइंट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अध्याय से देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1838 में जेम्स प्रिसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। ऑब्जेक्ट में आपका पूछा जा चुका है और आता भी है। मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखे। बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। तो ऐतिहासिक स्रोत का मतलब है कि यदि हमें क्या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? जो उस समय में लोग रहे हैं उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य तो कई सालों पहले था। ओके, पहले की बात हो रही है, उस समय इतने व्यक्ति अभी थोड़े ना होगा कि हम उससे जाके पूछ लें। तो इसलिए उससे कैसे पता लगाएंगे? उस समय के जो हमारे क्या है साहित्य है उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या परिस्थितियां होगी और क्या स्थिति थी। तो मैग्नीथनीज की इंडिका, मैग्नीथनीज जो इंडिका लिखी उसके माध्यम से, कौटिल्य कारदासात, विशाख दत्त की मुद्रा, राक्षस अशोक के अभिलेख, इनके माध्यम से हम क्या है मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। यही क्या हमारे ऐतिहासिक स्रोत है। अगर दोस्तों आपका ये लॉन्ग वे क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर में भी, तो कैसे आपको बताना है? अगर आपका 2 नंबर में आ रहा तो बस केवल नाम बस बता दिए। 4 नंबर में आ रहा तो फिर आपको क्या है हेडिंग डाला, मैग्नीज की इंडिका और फिर उससे किस तरीके से जानकारी मिलती है 2 लाइनें वो भी आपको बताना पड़ेगा। कौटिल्य के से क्या जानकारी मिलती है वो आपको 2 लाइन बताइए। और याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस किसकी है रचना है? तो विशाख दत्त की। ओके, इंडिका किसकी है? मैग्नीज जी की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। ओके, तो ये रखना ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, जैसे मैग्नीज की इंडिका कई बार पूछा जा सकता है, विशाल की मुद्रा राक्षस भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। तो राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कपिसा, तोशाली और उज्जैन। नेक्स्ट है मैग्नीज कौन था? संक्षेप में लिखिए। तो मैग्नीज है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। वह लगभग 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने भारत का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो सबसे प्राचीन जो भारत में अभिलेख है प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो हो जाता है हमारा कंप्लीट। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके, इसमें 2025 के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे प्रीवियस ईयर के बारे में। ओके, जो प्रीवियस ईयर में 2025 के क्वेश्चन आ चुके वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। रीजन ये है कि 2025 का 2026 में आ जाए। ओके, इसका एकदम 1-2% चांस है। ओके, इसलिए हमने यहाँ कवर नहीं किए हैं। मेन आपका चांस है कि 2022, 23, 24 का है, तो इसलिए मैं उनको यहाँ ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ा रहा हूँ। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा शॉर्ट में सिंपल दिए हुए हैं, इजी लैंग्वेज में दिया है। तो मैं तो कहूँगा वीडियो को देखते ही देखते आपको यह प्रयास करके जाइएगा। तो नेक्स्ट आपको बताइएगा ना, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो वेद व्यास ने महाभारत, यहाँ लिखना महाभारत, महाभारत नामक महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य का प्रारंभिक नाम जय था। उपलब्ध महाभारत सतशास्त्री संहिता कहलाता है क्योंकि इसमें प्रारंभिक श्लोकों का संग्रह है। यह विश्व का साहित्य का सबसे बड़ा क्या महाकाव्य माना जाता है। पितृवंशता से क्या तात्पर्य है, मातृवंशता से क्या तात्पर्य है, दोनों अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर प्रपौत्र, फिर प्रपौत्र,
पुत्र, पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, पितृवंशता कहलाती है। और वह वंश परंपरा जो मातृ पक्ष के अनुसार चलती है, जो मातृवंशता कहलाती है। अच्छे से तैयार के लिए मातृवंशा पितृवंशा तो 24 में था, 2026 में क्वेश्चन इसका बन सकता है, चाहे आपसे फिर 2 नंबर पूछ लिया जाए और ऑब्जेक्ट में आपसे या एक वाक्य में आ जाए। ओके, तैयार करके रखिएगा, सिंपल है। ओके, और मातृवंशता में मातृपक्ष के अनुसार चलता है। जैसे आपका उसका उदाहरण अगर आपसे कहा जाए, बताओ कि मातृवंशता का उदाहरण कौन सा है, तो आपका जो वाला सम्राट था यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो यहाँ नाम देखा तो राजा का नाम है सतकर्णी, गौतमीपुत्र के गौतमी की माता का नाम था, तो अपनी माता का नाम आगे लगाया करते थे। तो ये मातृवंशता से पश्चिम में चलता था। नेक्स्ट बहिर्विवाह क्या होता है और अंतर्विवाह प्रथा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपका 2025 में अंतर्विवाह प्रथा पूछी गई थी, तो अब 2026 में बहिर्विवाह जाए, और सिंपल रहने वाला। बहिर्विवाह यानी बाहर विवाह करना, अंतर्विवाह यानी अंतर्विवाह करना। अब कहाँ बाहर विवाह करना, गोत्र के बाहर, गोत्र या कुल के बाहर विवाह होने वाला विवाह बहिर्विवाह है। और गोत्र के अंदर ही विवाह करना है, गोत्र के मध्य विवाह हो रहा है, तो वो आपका क्या है, अंतर्विवाह कहलाएगा। तो गोत्र कुल से बाहर होने वाला विवाह बहिर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह के अंतर्गत विवाह समूह के मध्य होता है। यह समूह एक गोत्र, गोत्र कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान में रहने वाले लोगों में का हो सकता है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द से क्या अभिप्राय है, तो गोत्र शब्द का अर्थ होता है कुल, वंश और परिवार। दूसरे शब्दों में एक ही पूर्वज की संतान या उत्तराधिकारी को एक गोत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रत्येक गोत्र का नामकरण किसी एक वैदिक संत के नाम पर है। उस गोत्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसका क्या वंशज माना जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके। और जो मॉडल, इसके साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको जो कोर्स में दिया है वो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी जो एमपी बोर्ड के टीचर ने स्वयं तैयार करके दिया हुआ है। ओके, मतलब एमपी बोर्ड ने जारी किया है वो वाला कि किस तरीके से आपको एग्जाम में उनका एग्जाम में लिखना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो वो जो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो ये सब पूरा मटेरियल आपको मिलेगा कोर्स में। ओके, तो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको प्ले स्टोर से नवागा सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसे दोस्तों आपको हिस्ट्री कोर्स लेना है, और वैसे भी देखिए हिस्ट्री कोर्स की फीस बहुत ज्यादा कम है। ओके, और अगर अपने और मैंने कम कर दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर विद्यार्थी कोर्स ले ले। कोर्स लेने से फायदा रहता है कि मटेरियल आपके पास हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से आप क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ रहेगा, वीडियो तो लंबा हो जाता है, तो बार बार आप वीडियो देख नहीं सकते हैं, समय आपको ज्यादा जाएगा। रिवीजन में पीडीएफ होगा तो तुरंत ही आप क्या है पढ़ सकते हैं। तो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है कोर्स लेते समय, हिस्ट्री 80। टारगेट हमारा हिस्ट्री में 80 है, तो हिस्ट्री 80 आपको क्या कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो फिर फीस और आपकी कम हो जाएगी, तो नाम मात्र की फीस में आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको क्या है ऐप से कोड ज्वाइन करके जरूर रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है जैन धर्म के तीरत्न कौन से हैं। तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के तीरत्न का पालन करना नितांत आवश्यक है, नितांत यानी अति आवश्यक है। ओके, ये तीरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो तीरत्न का संबंध ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट में कुछ अलग से नहीं बनते हैं। ऑब्जेक्ट जो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, जो हम टॉपिक तैयार करते हैं, उन्हीं में से ऑब्जेक्ट हमारे बन जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन ही आंसर को अच्छे फोकस के साथ तैयार करते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, अब जैसे क्वेश्चन आपका विकल्प में बन सकता है तीरत्न का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म से। तो बहुत विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप पूरा पढ़ेंगे, पूरी तैयारी करेंगे तो यहाँ आपको 2 मैन मिलते हैं। ओके, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। तो टीचर क्या करते हैं, जानते जैन धर्म में और बौद्ध धर्म के लगभग थोड़ा सा मतलब एक ही से लगते हैं। ओके, जब आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो लगेगा इसमें भी बात हुई, इसमें हुई, कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये बात जैन धर्म में कही कि बौद्ध धर्म में कही, इस पार से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो ओके, तो जो टीचर पेपर बनाने वाले टीचर होते हैं वो भी इसी का फायदा उठाते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना कि इसका तीरत्न है तो जैन धर्म में संबंध है। पंचवत आ गया तो पंचवत का संबंध किससे है, तो वो आपको एकदम क्लियर रखना है। ओके, तो तीरत्न का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट है महावीर जी की कोई 2 शिक्षाएं लिखी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी जैसे बौद्ध धर्म की 2 शिक्षाएं आई थी 2025 में, तो महावीर की शिक्षाएं आपको तैयार कर लेना है। पहले ईश्वर में विश्वास और कर्म सिद्धांत में विश्वास। पहले तो आप क्या है हेडिंग याद रहता है, पॉइंट याद रहता है, अपने हिसाब से आप बना कर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अरे यही पॉइंट भूल जाते तो फिर काम तमाम हो जाता। ओके, इसलिए आपको क्या है मेन पहले यही तैयार करना है। महावीर की 2 शिक्षाएं कहा जाए तो ईश्वर पर विश्वास और कर्म सिद्धांत विश्वास। ईश्वर पर विश्वास है तो शिक्षाएं पूछा जाए तो पहले ईश्वर में अविश्वास और कर्म सिद्धांत पर विश्वास। ईश्वर में अविश्वास यानी ईश्वर पर ये विश्वास नहीं करते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनंत है। जैन धर्म ईश्वर के स्थान पर तीर्थों में आस्था तथा विश्वास रखता है। जैसे कर्म सिद्धांत पर विश्वास, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को उत्तम कर्म करना चाहिए क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे जैन धर्म के पंचव्रत के नाम लिखिए, तो पंचव्रत के नाम एबीओडिज्म 22 में क्वेश्चन आ चुके हैं, अच्छे तैयार करिएगा। ओके ना, फिर 23 में आए, 24 में आए, 25 में, तो 26 में आपके आ सकते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा
ओके जैसे लड़ाई झगड़ा ना करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्त्य यानी चोरी ना करना, आप यानी जितनी वस्तुएं हमें जरूरत है उतना ही को रखना, ओके जबरदस्ती की वस्तु न जोड़ना, ओके और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये है हमारे जैन धर्म के पंचव्रत। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका जैन धर्म के पंचव्रत 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो 3 नंबर में आ जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर में आ चुका है, 2 नंबर में आया तो नाम बता दिया, 3 नंबर में आए तो नाम के बता के साथ साथ जो मैंने भी आपको जस्ट शॉर्ट में समझाया कि वो एक लाइन में आपको बता देना कि सत्य यानी सत्य बोलना, अस्त्य यानी जो आवश्यक वस्तुएं उन्हें रखना, अनावश्यक वस्तुओं को क्या है अपने से दूर हटाना। इस प्रकार से बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधी गामी। जैसे मैं आपको आंसर यहाँ दे रहा हूँ इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि दुख के समुदाय यानी दुख के कारण, दुख निरोध यानी दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, दुख निरोध गामी यानी दुख को हम दूर करके तो किस प्रकार से सुख की प्राप्ति कर सकते हो उसकी बात बताई जाती है। बाकी नाम आपको ऐसे ही याद रखना है और आपको क्लियर रखना है 4 आर्य सत्य का संबंध किससे है, आर्य सत्य किसमें होते हैं, बौद्ध धर्म में। ओके ऑब्जेक्ट में इसी प्रकार से आता है आर्य सत्य का संबंध है जैन धर्म से बौद्ध धर्म से, इस प्रकार से तो बहुत ज्यादा ये क्लियर रखिएगा। ओके फिर नेक्स्ट है पंचव्रत का संबंध जैन धर्म से है, तीर्थ का संबंध जैन धर्म से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध में के जीवन से संबंधित कोई 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए। महात्मा बुद्ध से जीवन से संबंधित तो पहले लुम्बिनी वन हो जाता है, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ। अब क्या संबंध है और ये संबंध भी अच्छे से याद रखिए, ऑब्जेक्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का पालन पोषण हुआ था, बोध गया में महात्मा बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की 2 समानताएं। 2 समानताएं कौन कौन सी हैं, ओके 2 समानताएं यानी जिन बातों पर दोनों लोग सहमत हैं। पहला कि दोनों धर्म अहिंसा को महत्व देते हैं और दोनों धर्म वैदिक धर्म के विरोधी है। वैदिक धर्म वो हिंदू ही धर्म से, ओके वैदिक धर्म क्या हिंदू ही धर्म से, तो इनके ये विरोधी थे। क्यों विरोधी थे, क्योंकि उस समय ओके जिस समय ये था बौद्ध धर्म जैन धर्म चल रहा था उसके समकालीन जो वैदिक धर्म चल रहा था उसमें ये लोग कुछ मानते थे इसमें कुछ क्या है रूढ़ियां भी है। जैसे उस समय क्या जाति प्रथा को दिया जाए, वैदिक धर्म में जाति प्रथा थी, ओके और ये लोग जो थे जो बौद्ध धर्म में जैन धर्म के वो क्या है जाति प्रथा का विरोधी थे। इस प्रकार की क्या कई प्रकार की रूढ़ियां थी जिनका ये विरोध करते थे। फिर नेक्स्ट वैष्णववाद में किसी पूजा की जाती है, एपिओडिज्म 22 में आ चुका है, तो वैष्णववाद में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है, इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। इस स्तूप का श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी कालिन मैगजी को दिया जाता है। सिंपल रहने वाला यही प्रीवियस में आ चुका है तो तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के जो आपकी 2 अंक वाले थे वो हमने कवर किए हैं। फिर आगे और पार्ट आएगा तो उसमें आगे के अध्याय को मैं आपको कवर कराते जाऊंगा। तो बस आपको क्या करना है वीडियो को देखते ही देखते अच्छे से तैयार करते जाइएगा जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।